ऑलराइट गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक खेत दिखाया जाता है जहां पर एक सफेद सी चीज फसल को बर्बाद कर रही थी। वो बहुत तेज भाग रही थी और अचानक से वो आसमानों में गायब हो जाती है। अब अगले दिन उस खेत का मालिक फसलों को देखता है तो वो बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए वो अपने तीनों बेटों में से सबसे छोटे बेटे जॉन को रात को पहरेदारी के लिए छोड़ता है। दरअसल उस मालिक को लगता था कि उसका छोटा बेटा बेवकूफ़ है, वो किसी काम का नहीं है और इसीलिए रात में जॉन पहरेदारी के लिए रुक जाता है। तभी जॉन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहां पर एक वाइट कलर का बहुत बड़ा घोड़ा दिखता है, जिसे देखकर जॉन उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसे देखकर वो घोड़ा वहां से भागने लगता है। रस्सी उस घोड़े के गले में थी, इसीलिए जॉन भी घोड़े के पीछे घिसड़ता हुआ जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है, जिसे देखने के बाद जॉन को उसके ऊपर बहुत तरस आता है। उसे उसके ऊपर दया आती है, इसीलिए वो एक मशीन का सहारा लेकर उस घोड़े को बाहर निकालता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो घोड़ा रोने लगता है, जिसे देखकर जॉन को भी काफी बुरा लगता है। इसीलिए वो उसे आजाद करने वाला था, लेकिन वो इससे प्रॉमिस लेता है कि तुम आगे से कभी भी हमारे खेत में नहीं आओगे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि वो एक उड़ने वाली जादुई सफेद घोड़ी थी और तभी वो वहां से चली जाती है। और अब अगले दिन जब जॉन उठता है तो वह देखता है कि उसके सामने दो बहुत ही शानदार घोड़े थे और उनके साथ एक छोटा सा घोड़ा भी था, जो कि उसी रात वाली वाइट वाली घोड़ी का बेटा था। वो छोटा वाला घोड़ा जॉन से कहता है कि ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है और तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। लेकिन तभी जॉन पीछे देखता है कि उसके जो फादर होते हैं वो उसी वेयर हाउस की तरफ आ रहे थे। अपने फादर को वेयर हाउस की तरफ आता देखकर जॉन काफी डर जाता है, क्योंकि वो उन घोड़ों को अपने फादर को नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए वो छोटे घोड़े से कहता है कि तुम किसी तरह से मुझे यहाँ से बाहर लेके जाओ। वही छोटा घोड़ा कहता है कि मेरा नाम पहले तो फॉल है, तुम मुझे फॉल कहा करो। और उसके बाद जॉन फॉल के ऊपर बैठ जाता है और फॉल उसे बहुत स्पीड से उस वेयर हाउस से निकाल लेता है। जॉन भी ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी तेज थी। उसके बाद फॉल एक आवाज देता है और वो दोनों घोड़े भी जॉन के पास आ जाते हैं। जॉन का इरादा था कि मैं इन्हें बाजार में जाकर बेच दूंगा, जिससे मुझे एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, और वो ऐसा ही करता है। वो उन दोनों घोड़ों को लेकर और साथ में फॉल को भी एक सिटी में पहुंचता है। वहां जाने के बाद जॉन के घोड़े की काफी तारीफ होती है। हर कोई जॉन से वो घोड़े खरीदना चाहता था, लेकिन जॉन चाहता था कि मैं ये घोड़े किंग को बेचूं। फॉल उसे कहता है कि देखो जो साइड में एक आदमी बैठा है, तुम ये घोड़े उन्हें जाकर बेच सकती हो। लेकिन जॉन कहता है कि ये घोड़े तो सिर्फ राजा ही खरीदेगा। थोड़ी देर बाद वहां पर राजा आ जाता है। राजा भी उन घोड़ों को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन राजा का एक मंत्री जो कि राजा से कहता है कि ये घोड़े जॉन के पास कैसे आ सकते हैं, मुझे लगता है कि इसने जरूर ये घोड़े कहीं ना कहीं से चुराए होंगे। और इसीलिए राजा उससे वो घोड़े छीन लेता है और उसे एक भी रुपया नहीं देता, जिसे देखकर जॉन काफी उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखने के बाद फॉल दोबारा से एक आवाज मारता है, जिससे वे दोनों घोड़े दौड़ते हुए जॉन की तरफ आते हैं। और राजा की बग्घी भी उन्हीं घोड़े से बंधी हुई थी, इसीलिए वो घोड़े राजा को आटे की बोरी के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे राजा का मुंह सफेद हो जाता है। राजा को ये सब चीजें देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी प्रजा के सामने जॉन को कुछ भी नहीं कह सकता था। इसीलिए वो सोचता है कि मैं जॉन को कोई काम दे देता हूँ, जिससे वो मेरे पास ही रहेगा और मैं उसके ऊपर अत्याचार करके अपना बदला भी उससे ले लूंगा। वो जॉन को घोड़े के संभालने का काम देता है और जॉन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जॉन अपने अच्छे कामों की वजह से पूरी प्रजा में फेमस हो जाता है और सब लोग जॉन को काफी पसंद करते हैं। लेकिन ये सब चीजें देखने के बाद राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जॉन को इसी तरह से निपटाना चाहता था, मतलब जॉन को मारना चाहता था। इसीलिए राजा का मंत्री राजा से कहता है कि आप जॉन को फायरबर्ड पकड़ने के लिए भेज दीजिए। फायरबर्ड का नाम सुनते ही राजा कहता है कि ऐसी कोई चीज अर्थ पर एग्जिट भी करती है। मंत्री कहता है कि उसे पकड़ने के लिए काफी लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, और जॉन भी जाएगा और वो भी वापस नहीं आएगा, जिससे आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा। राजा को ये प्लान काफी पसंद आता है। वो जॉन से ये सब चीजें डिस्कस करते हैं और जॉन भी मान जाता है। और इस काम के लिए जॉन अपने दोस्त मतलब फाउल से बात करता है। फाउल से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए कई जहाज यहाँ से गए हैं जो कि वापस नहीं आए, और कितने ही सिपाहियों ने भी अपनी जान उस फायरबर्ड को पकड़ने के लिए गंवा दी। लेकिन फाउल की एक भी बात जॉन नहीं सुनता और फाउल और जॉन दोनों के दोनों फायरबर्ड को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में फाउल उसे एक जंगल में ले आता है।
फाउल जॉन से कहता है कि हम यहाँ से कुछ स्लीपिंग सीड्स इकट्ठे करेंगे जिसे खाकर वो फायरबर्ड सो जाएगा। उसके बाद तुम उसे पकड़ लेना और राजा को सौंप देना। ये सुनने के बाद जॉन को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो वहाँ से खूब सारे स्लीपिंग सीड्स इकट्ठा करता है और उन्हें लेकर जहाँ पे फायरबर्ड होता है उस लोकेशन पे पहुँचने की कोशिश करता है। जॉन और फाउल एक रेगिस्तान में होते हैं। दरअसल ये जो फायरबर्ड है ये रेगिस्तान की रेत के नीचे रहा करता था और इसे स्लीपिंग सीड्स बहुत पसंद भी थे। जॉन बहुत सारे स्लीपिंग सीड्स को रेगिस्तान की रेत के ऊपर फेंक देता है जिसकी खुशबू से फायरबर्ड बाहर आता है और एक एक करके सभी के सभी स्लीपिंग नीड्स खा लेता है और सारे खाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है अचानक से फायरबर्ड जाग जाता है और वो जॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। फाउल जॉन से कहता है कि जो आखिरी हमारे पास स्लीपिंग सीड बचा है तुम इसे भी फायरबर्ड को खिला दो। और जैसे ही फायरबर्ड उस आखिरी स्लीपिंग सीड्स को खाता है वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है और जब उसकी सुबह आँख खुलती है तब वो देखता है कि जॉन ने उसे एक लोहे की जंजीर में पकड़ रखा है, जिसे देखकर वो फायरबर्ड रोने लगता है। जॉन जब उसे देखता है कि फायरबर्ड रो रहा है तो उसे उसके ऊपर दया आती है और इसीलिए वो उस फायरबर्ड को आज़ाद कर देता है। फायरबर्ड आज़ाद होने के बाद काफ़ी खुश होता है और उड़ता उड़ता वहाँ से चला जाता है, लेकिन जॉन के लिए वो एक पंख छोड़ देता है। जॉन उस एक पंख को लेकर राजा के पास आता है, लेकिन राजा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। राजा को लगता है कि जॉन अपने आप को बचाने के लिए वैसे ही बहाने बना रहा है और इसीलिए राजा उसे मौत की सजा सुना देते हैं। लेकिन अचानक जॉन उस फायरबर्ड के पंख को निकालता है, लेकिन वो अब जल नहीं रहा था और इसीलिए जॉन को यहाँ पर मृत्यु की सजा हो जाती है। वो जॉन को यहाँ पर मारने ही वाले थे, लेकिन आसमान में अचानक से फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर प्रजा को यकीन हो जाता है कि वाकई जो भी जॉन बोल रहा था वो सच था। और इसके बाद राजा बेवजह ही जॉन को नहीं मार सकता था। इसके बाद राजा को और भी ज्यादा गुस्सा जॉन के ऊपर आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रजा के सामने इंसल्ट हो गई है और इसी तरह से जॉन बच जाता है। मंत्री दोबारा राजा के पास आता है। मंत्री राजा से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप जॉन को पर्वतों के ऊपर जो बर्फ की रानी रहती है उसे लाने का कहिए और बर्फ की रानी किसी के भी कहने से एकदम से नहीं आनी और अगर आ भी गई तब आप उससे शादी कर लेना क्योंकि अभी तो आप जवान हैं। इसके बाद राजा काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अगर जॉन उसे नहीं ला पाया तो वो जॉन को मार देगा और अगर जॉन उसे ले आया तो राजा उस बर्फीली रानी से शादी कर लेगा। और इसके बाद वहाँ एक ऐलान होता है। वो जॉन को एक काम सौंपते हैं कि तुम पर्वतों पे जाकर बर्फ की रानी को राजा के लिए लेकर आओ और राजा उससे शादी करना चाहते हैं। जॉन दोबारा फाउल के साथ बर्फ की तरफ निकल जाता है। फाउल के साथ जॉन एक बर्फ की चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक महल में जाने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्फ की परत लगी हुई थी जिसे पार करवाना एकदम से इम्पॉसिबल था। लेकिन अचानक से वहाँ पर फायरबर्ड का एक पंख आता है जो कि उस दरवाजे को पार कर लेता है और अचानक से उस दरवाजे में जितनी बर्फ होती है वो पानी में बन जाती है और उसी पानी में फाउल भी बह जाता है। लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए जॉन अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां सो रही थी। जॉन कंफ्यूज था कि इनमें से रानी कौन सी है, लेकिन फायरबर्ड का पंख एक लड़की को जगाता है जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि यही रानी है। वो रानी के पास आता है और कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन रानी इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे राजा मुझसे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें खुद आना चाहिए था, उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा और इसीलिए शायद वो बुज़दिल है। और इतना कहकर वो एक चट्टान पे से कूद जाती है, लेकिन जॉन भी बिना किसी बात की परवाह ना करते हुए उस चट्टान से कूद जाता है। लेकिन इन दोनों को फाउल सेफली बचा लेता है और नीचे ले आता है। लेकिन रात में कहीं ना कहीं जॉन और वही रानी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि रानी एक चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी कि जॉन ने बिना किसी बात की परवाह ना करते हुए उसके लिए एक चट्टान से कूद गया। और जॉन को भी राजकुमारी काफ़ी पसंद आती है। लेकिन अगले ही दिन जॉन उस रानी को लेकर महल पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहां की प्रजा काफी खुश होती है। राजा ये सब देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं। राजा कहता है कि यार ये फिर बच गया, अब मैं इसके लिए क्या ही करूं और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर वो प्रजा के दिखाने के लिए वो दोबारा जॉन का प्रमोशन कर देता है, वो उसका ग्रेस इंक्रीज कर देता है। लेकिन रात में जब राजा रानी के पास आता है वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है,
लेकिन रानी उससे कहती है कि मैं आपसे सिर्फ एक ही शर्त पे शादी करूंगी। दरअसल मेरी दादी माँ की एक रिंग थी जो उन्होंने मुझे दी थी, लेकिन मुझसे वो गलती से समुद्र में गिर गई। अब मुझे नहीं पता कि वो रिंग कहाँ है, और जब तक मुझे वो रिंग नहीं मिलेगी मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। राजा ये सब सुनने के बाद सोचे पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन की एंट्री हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे राजा ये काम जॉन को सौंप देता है। अब जॉन भी ये सब बातें फाउल से कहता है। वो से कहता है कि मैं रिंग को ढूंढूंगा कहाँ, और इतना कहकर वो भी सो जाता है। फाउल को भी नहीं पता था कि वो रिंग है कहाँ, इसीलिए वो अपनी मदर से मदद मांगता है। उसकी मदर उसे बताती है कि एक व्हेल मछली ने उसे निगल लिया था और वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है, और इसीलिए अगले ही दिन फाउल और जॉन हवा में उड़ते हुए उस व्हेल मछली की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से जॉन फाउल से नीचे गिर जाता है। वो समुद्र में गिर जाता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी जंजीर एक व्हेल मछली से बंधी हुई है। जिसे देखने के बाद फाउल और जॉन व्हेल से पूछते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। व्हेल उन्हें बताते हैं कि मैंने गलती से बहुत सारे जहाज निगल लिए थे, और निगलने के बाद मुझे भी इस चीज का बहुत पछतावा था, लेकिन यहाँ के सिटीजन ने मुझे सजा के तौर पे इन बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिया, और मुझे पता भी नहीं है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं। और इतना कहते ही उसकी आंख से एक बहुत बड़ा आंसू नीचे गिरता है, जिसे देखकर जॉन को दोबारा उसके ऊपर दया आती है। लेकिन जॉन के पास एक आइडिया था। वो फाउल के ऊपर बैठता है और व्हेल मछली की नाक के जरिए उसके अंदर चला जाता है। फाउल अपने एक पंख से व्हेल मछली की नाक को खुजाता है, जिससे व्हेल एकदम से एक बहुत बड़ी चीख मारती है, जिससे वो उन बेड़ियों से आज़ाद हो जाती है, और चीख के साथ उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे जहाज निकलते हैं, जिसे देखकर फाउल, जॉन और व्हेल भी काफी खुश होते हैं। और कई सालों के बाद व्हेल भी अब आज़ाद हो चुकी थी, और इसीलिए व्हेल उनका शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक केकड़ा आता है जिसके हाथ में एक रिंग थी। वो जॉन से कहता है कि ये रिंग व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है, और वो दिल की बात को पढ़ लेती है, और इसीलिए रिंग को लेने के बाद फाउल के ऊपर बैठकर जॉन सीधा रानी के कमरे पे आता है और रानी को वो रिंग दे देता है। रानी भी उस रिंग को देखने के बाद समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, और इसीलिए जॉन का जो प्यार रानी के दिल में था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन राजा फाउल को रानी के कमरे के बाहर देख लेता है और एकदम से एक गोली फाउल के मारता है, और फाउल सीधा नीचे गिर जाता है। फाउल को वो गोली उसके पर में लगी थी, जिससे फाउल की तो जान यहाँ पर बच जाती है। फाउल से रानी कहती है कि मुझसे एक गलती हो गई, मैंने राजा से कहा था कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप जवान हो जाओगे। राजा कहता है कि मैं जवान होऊंगा कैसे। रानी कहती है कि मेरे पास एक रेसिपी है। अगर आप 3 घड़ों में, मतलब पहले घड़े में बहुत ही गर्म पानी, दूसरे में एक बर्फीला पानी और तीसरे में गर्म दूध, अगर आप इनमें एक एक करके कूदते हो और आप बच जाते हो तो आप 18 साल के हो जाओगे, मतलब आप एक जवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन राजा सब सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि गर्म पानी में अगर वो कूदेगा तो वो मर जाएगा। वो सोचता है कि वो पहले जॉन को इन सब तीनों चीजों से पड़ाव से पार कराएगा, और जॉन इन तीनों में सेफली बच जाता है, तब जाके राजा भी इन सब चीजों में ट्राई करेगा। और रानी फाउल से कहती है कि पहले में जब जॉन कूदेगा तब मैं अपनी दादी की रिंग उसमें डाल दूंगी, जिससे पानी का लेवल कंट्रोल में हो जाएगा, जिससे जॉन उसमें बच जाएगा। और जैसे ही जॉन दूसरे गड्ढे में कूदेगा तब फायरबर्ड अपना एक पंख दूसरे मटके में घेर देगा, जिससे पानी का टेम्परेचर मतलब नॉर्मल हो जाएगा, जिससे वो दूसरे में ही बच जाएगा। लेकिन तीसरे गड्ढे में जैसे ही जॉन कूदेगा तो उसके अंदर गर्म दूध होगा, जिसे कंट्रोल में करने के लिए हमें जिंदगी मौत का फ्लावर लाना होगा, जो कि दुनिया के आखिरी कोने पे है। और इतना सुनते ही फाउल बहुत तेजी से वहां की तरफ निकल जाता है। वो फुल स्पीड से उसकी तरफ जाता है और कुछ ही देर बाद वो वहां पर पहुंच भी जाता है। वही जिंदगी और मौत का फ्लावर फाउल से कहता है कि जो भी मुझे तोड़ेगा वो मारा जाएगा। लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए फाउल उस फ्लावर को तोड़ लेता है। अब अगले दिन राजा उन तीनों मटकों को प्रजा के सामने पेश करते हैं, जहां पर पहले मटके में गर्म पानी होता है, दूसरे में बर्फीला पानी, तीसरे में गर्म दूध। और सभी प्रजा के सामने वो बोलता है कि अगर जॉन ने इन तीनों मटकों को पार कर लिया तो उसे मतलब जिंदगी जीने का एक और मौका दिया जाएगा। और इतना कहते ही राजा जॉन को पहले मटके में फेंक देते हैं। रानी भी मौका का फायदा उठाकर अपनी दादी की अंगूठी उस मटके में फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि 1 मिनट के बाद जॉन उस मटके से छलांग लगा के दूसरे मटके में कूद जाता है, और एकदम से फायरबर्ड भी अपना एक पंख
उस दूसरे मटके के अंदर गिर देता है, जिससे 1 मिनट के बाद जॉन दोबारा तीसरे मटके के अंदर गिर जाता है। लेकिन फाउल का कुछ अता पता नहीं था। बहुत देर हो गई थी जॉन को तीसरे मटके के अंदर। प्रजा भी निराश हो चुकी। वो चाहती थी कि जॉन इन तीनों मटकों को पार कर वापस से हमारी जिंदगी में आ जाए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फाउल वहां पर आ जाते हैं और एकदम से वो फूल तीसरे मटके के अंदर गिर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जॉन एकदम से एक राजकुमार की तरह उस तीसरे मटके से अंदर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर प्रजा समेत सब लोग खुश हो जाते हैं। रानी भी ये सब देखकर काफी खुश थी, लेकिन दोबारा राजा और भी गुस्से में जाता है। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो अब दोबारा जवान हो सकता है और वो बिना टाइम वेस्ट कर अपने कपड़े उतार कर पहले मटके के अंदर कूद जाता है। लेकिन तभी वो एक बहुत बड़े बबल के अंदर कैद हो जाता है और बबल लगातार आसमान के अंदर जा रहा था। प्रजा ये सब देखकर काफी खुश थी, क्योंकि राजा के अत्याचार प्रजा के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो राजा वहां से गायब हो जाता है। प्रजा चाहती थी कि अब उनका नया राजा जॉन बन जाए, क्योंकि जॉन को प्रजा काफी पसंद भी करती थी और इसीलिए जॉन वहां का नया राजा बन जाता है और बलफीरी रानी के साथ उसकी यहाँ पर शादी हो जाती है। जॉन और रानी फाउल के पास आते हैं। वो देखते हैं कि फाउल बहुत निराश है। फाउल जॉन से कहता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। फ्लावर्स ने मुझसे बात करी। उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम तीसरे मटके से निकलोगे मेरा टाइम खत्म हो जाएगा और अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन रानी बोलती है, अरे वो फ्लावर सबका इम्तिहान लेता है कि कहीं उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए ना किया जाए, और वो सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और ये सब चीजें सुनने के बाद फाउल दोबारा बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन अगर आपने द विचेस 2020 नहीं देखी, जिसमें एक चुड़ैल 3 मासूम बच्चों को छोटे छोटे चूहे बना देती है, अब देखना ये है क्या वे तीनों चूहे मिलकर उस चुड़ैल से अपना बदला ले पाएंगे और क्या वो वापस से इंसान बन पाएंगे। ये सब जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। बाय द वे ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।